है भैया, अब हमारी आशा शादी लायक हो गई है, हमें उसकी शादी के लिए सोचना चाहिए। हाँ बहन, मैं जानता हूँ कि हमारी आशा शादी लायक हो गई है और हर पिता की तरह मेरा भी सपना है अपनी बेटी के ससुराल को लेकर। मुझे अपनी बेटी के लिए एक संपन्न घर परिवार और एक सुलझे हुए लड़के की तलाश है। बस आपकी तलाश खत्म करने ही तो आई हूँ भैया इस बार मैं। हाँ जी, जिज्जी हमारी आशा के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई है। अच्छा, कैसा रिश्ता है बहना? भैया, लड़के का नाम विशाल है, लड़का सरकारी नौकरी करता है, तो एक समस्या तो आएगी शादी को लेकर। कैसी समस्या बहन, बताओ तो सही। वैसे भी मुझे अपनी बिटिया के लिए सरकारी नौकरी वाला दामाद की ही तलाश है। देखो भैया, लड़का सरकारी नौकरी करता है तो इसके चलते दहेज की मांग तो जरूर रखेंगे वो लोग। हाँ बहना, जानता हूँ सरकारी नौकरी वाला लड़का है तो माता पिता को दहेज की उम्मीद तो होगी अपनी बहू को लेकर। वैसे बहना, कहाँ का रिश्ता लेकर आई हो तुम? भैया, मेरी ननद की नंदोई का बेटा है, बिजली विभाग में किसी बड़े अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा है। मुझे अपनी ननद से पता चला कि वो लोग अपने बेटे के लिए एक सुंदर पढ़ी लिखी कन्या की तलाश कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हमारी आशा भी तो सुंदर है, पढ़ी लिखी है, क्यों ना मैं पहले आपसे बात कर लूं। हाँ बहना, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो जानती हो मैं एक सीधा साधा गांव का किसान हूँ। फिर भी मैं अपनी बेटी की शादी में किसी प्रकार की कोई कमी रहने नहीं दूंगा। अपनी औकात से बढ़कर ही अपनी बिटिया की शादी करूंगा। बहना, आखिर आशा एक मेरी लौती बिटिया है। पापा, क्या हुआ? आप इस तरह उदास क्यों हैं? और बुआ जी, आप प्रणाम बुआ जी। अरे खुश रहो लाडो, खुश रहो। और तुम अपने पापा की आंखों में जो आंसू देख रही हो ना, वो गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। अच्छा, मेरे पापा खुशी में भी हंसते हैं? पापा, मुझे आपकी आंखों में आंसू जरा भी पसंद नहीं। आप ये आंसू अपनी आंखों से दूर कर दीजिए, वरना मैं भी रोने लगूंगी। नहीं मेरी बिटिया, मैं अपनी बिटिया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसके लिए चाहे मुझे खुद अपने आंसू छुपाना पड़े, लेकिन मैं अपनी बिटिया को रोते नहीं देख सकता। पापा, मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती हूँ अपने आप को, क्योंकि आप मेरे पापा हो और आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। अरे भैया, बस भी करो, अभी आशा ससुराल नहीं जा रही है, थोड़े आंसू उसके ससुराल के लिए बचा कर रखो। क्या बुआ, आप तो जब भी आती हैं तब भी शादी की बात करती हैं। मुझे नहीं करनी है कोई शादी वादी, मुझे तो हमेशा अपने पापा के पास रहना है, अपने पापा की लाडो बिटिया बनकर। अरे लाडो, एक न एक दिन सबको अपने ससुराल जाना होता है, तुझे भी जाना होगा। अरे तू तो बुलबुल की तरह चहकती रहती है पूरे घर में, ना जाने तेरे जाने के बाद तेरे मम्मी पापा कैसे अपने आप को संभालेंगे। 23 बरस की हो गई है, लेकिन आज भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। मम्मी, अब आप भी रोने लगी? क्या बुआ जी, आप जब भी आती हैं तब भी मेरे मम्मी पापा को रुला देती हैं। अरे नहीं बिटिया, ये खुशी के आंसू हैं। पापा, आप अंदर चलिए, मैं आपको एक गर्मा गर्म कॉफी बनाकर पिलाती हूँ, जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाए। अगर आप यहाँ बैठेंगी बुआ और मम्मी के साथ, तो बुआ और मम्मी तो आपको बार बार रुलाएंगी। हाँ चलो बिटिया, हम कॉफी बनाकर पीते हैं। हाँ पापा, लेकिन हम मम्मी और बुआ के लिए नहीं बनाएंगे, क्योंकि मम्मी और बुआ तो बस रोने रुलाने का काम करते हैं। देखा जिज्जी, देखा, 23 बरस की हो गई है, लेकिन सच में आज भी बच्चों जैसी हरकतें हैं इसकी। मुझे तो कभी कभी डर भी लगता है जिज्जी, क्या होगा इसका ससुराल में? क्या ये ससुराल संभाल पाएगी? अरे भाभी, सब संभाल लेंगी। अरे अपने ही समय का सोच कर देखो ना, क्या हम लोग अपने माता पिता की लाडली नहीं थे क्या? लेकिन ससुराल जाने के बाद हम लोगों ने अपना ससुराल बखूबी संभाला ना, हमारी आशा भी संभाल लेगी। लेकिन जिज्जी, मुझे एक बात की बहुत चिंता हो रही है। क्या भाभी? लड़का इतनी बड़ी नौकरी में है तो ना जाने उसके माता पिता दहेज में कितना क्या मांगेंगे, और आप तो जानती हैं हमारी स्थिति के बारे में, हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं। जो भी है वो हमारी खेती बाड़ी है, उसी के सहारे हम लोग जीवन यापन करते हैं। भाभी, सच कहूँ तो थोड़ी चिंता मुझे भी है, लेकिन सोच कर देखिए, अरे लड़का इतना सुंदर समझदार और ऊपर से इतने बड़ी नौकरी में है, बताइए ऐसा लड़का कहीं मिल सकता है क्या हमारी आशा के लिए? वो भी घर बैठे, रिश्तेदारी में लड़की जाएगी तो आप और मैं सब निश्चिंत हो जाएंगे। हाँ जिज्जी, बात तो सही है, हमारी बिटिया रिश्तेदारी में ही रहेगी तो हम भी जरा चिंता मुक्त रहेंगे। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ, अब मैं लड़के वालों से बात कर लेती हूँ और उनकी मांग भी जान लेती हूँ, उसके बाद ही मैं भैया और आपकी मुलाकात करवाऊंगी उन लोगों से। ठीक है जिज्जी। शांति देवी और दयानाथ जी की 2 संतानें हैं। बिटिया है आशा, जो कि 23 साल की है, और बेटा है विनय, जो कि अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। दयानाथ जी ने अपनी बिटिया आशा को बहुत ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, उसकी परवरिश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी, और अब उसकी शादी के लिए भी दयानाथ जी के बड़े बड़े सपने थे। वो अपनी बिटिया की शादी इस तरह की धूमधाम से करना चाहते थे कि सारा गांव उसकी शादी देखते ही रह जाता। दयानाथ जी एक अच्छे सुलझे हुए और सरकारी नौकरी वाले दामाद की तलाश पर थे, लेकिन आज उनकी बहन ने उनकी इस तलाश को पूरी कर दी थी। धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। 1 हफ्ते बाद कला बुआ का फिर से फोन आता है
और वह बताती है कि लड़के वालों ने आशा बिटिया की फोटो देखकर आशा को पसंद कर लिया है और वो जल्दी आशा के माता पिता से भी मिलना चाहते हैं। हाँ बहना, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही है। बस एक मुलाकात भाई साहब से हो जाती तो तसल्ली हो जाती, हमें जो भी लेन देन की बात है वह सामने से हो जाती। हाँ भैया, लड़के वालों ने कहा है कि वो आप लोगों से कल ही मिलना चाहते हैं, तो आप कल ही हमारे घर आ जाइए, वही मैं लड़के वालों को भी बुला लेती हूँ। ठीक है बहना। शांति, खुशखबरी है, लड़के वालों को आशा बिटिया की फोटो पसंद आ गई है, वो जल्दी हम लोगों से मिलना चाहते हैं। कला दीदी ने कहा है कि हम कल उन्हीं के घर चलते हैं, वहीं वो लड़के वालों को भी बुला रही हैं। वहीं चलकर जो भी बात है वो सामने से कर लेंगे। हाँ जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन देखिए मैं आपसे एक बात कह ही देती हूँ। जानती हूँ लड़का सरकारी नौकरी में है, अच्छी खासी रुपए कमा रहा है और हमारी आशा बिटिया को इससे अच्छा रिश्ता तो कहीं मिलेगा भी नहीं। लेकिन देखिए सोच समझ कर ही रिश्ते के लिए हाँ कीजिएगा। अगर लड़के वाले की मांग ज्यादा हो तो हम इस रिश्ते के लिए ना भी कह सकते हैं, इसीलिए आप सोच समझ कर बात कीजिएगा, क्योंकि आशा के अलावा भी हमारा एक बेटा है विनय, हमें उसके भी भविष्य की चिंता होनी चाहिए। शांति, तुम बेवजह परेशान हो रही हो और विनय के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विनय हमारा बेटा है और हमारा बेटा बहुत ही लायक है, वह कुछ न कुछ अच्छा तो करेगा ही अपने जीवन में। वो सब तो ठीक है, लेकिन माता पिता के भी तो अपने कुछ फर्ज होते हैं ना अपने बच्चों के लिए, और बेटा और बेटी में तो कोई भेदभाव होता नहीं। जिस तरह हम अपनी बेटी के लिए सोच रहे हैं उसी तरह हमें अपने बेटे के लिए भी तो कुछ अच्छा ही सोचना होगा ना, वरना कल को हमारा बेटा हमसे सवाल करेगा कि हमने अपने बेटे के लिए क्या ही किया है। हाँ हाँ, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैंने सब सोच समझ लिया है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो कल हम लोग चलेंगे। दूसरे दिन आशा के माता पिता आशा की बुआ के घर जाते हैं, जहाँ लड़के वाले पहले से मौजूद होते हैं। पहले तो कला बुआ ने सबका खूब स्वागत सत्कार किया, फिर सबको चाय नाश्ता भी परोसा। उसके बाद अब लड़का और लड़की दोनों पक्ष वालों के बीच में मुद्दे की बात होने लगी। देखिए भाई साहब, आज के समय में तो शादी ब्याह ना बच्चों की ही पसंद से करनी चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर अपनी पसंद नहीं थोपनी चाहिए। हमें और हमारे बेटे को आशा बिटिया तो बहुत पसंद आई है। आपकी बिटिया को इस शादी से कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं बहन जी, हमारी बिटिया को कोई एतराज नहीं है, बल्कि हमारी बिटिया ने तो कह दिया है कि हमारी जहाँ मर्जी हो हम उसकी शादी वहाँ कर सकते हैं। हमारी बिटिया को अपने माता पिता पर पूरा विश्वास है कि उसके माता पिता उसके लिए जो भी निर्णय लेंगे वह सही निर्णय ही लेंगे। लेकिन फिर भी हमने आशा को राजेंद्र की फोटो दिखाई है, फोटो देखकर आशा बिटिया ने खुद राजेंद्र को पसंद किया है। तो दया जी, रिश्ता पक्का समझे ना हम? जी पक्का ही समझिए, लेकिन लेन देन की जो भी बात हो मैं चाहता था कि वो सारी बात खुलकर हम कर ही ले, बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। ऐसी तो हमारी कोई खास मांग है नहीं, और आजकल तो हर माता पिता अपनी बेटी को अपने हैसियत से ज्यादा ही देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें मुंह उठाकर मांगने की जरूरत है। देखिए बहन जी, हर माता पिता अपनी बेटी को अपने औकात से ज्यादा तो देते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता था कि आपका बेटा इतने बड़ी सरकारी नौकरी में है, तो हो सकता है आप लोगों की कोई मांग हो। दयानाथ जी ने विनोद जी से खुलकर दहेज की बात की, तो विनोद जी ने भी बिना हिचकिचाहट के अपनी लंबी चौड़ी मांग दयानाथ जी के सामने रख दी। दयानाथ जी विनोद जी की मांग देखकर बहुत चक्के से रह जाते हैं, क्योंकि विनोद जी ने बहुत लंबी चौड़ी मांग की थी जो कि दयानाथ जी के हैसियत से बाहर थी। दयानाथ जी इस रिश्ते को लेकर बहुत हिचकिचाए, क्योंकि जो दहेज की मांग थी वो उनके औकात से बाहर थी, लेकिन फिर भी मन ही मन में उनके ये ख्याल आया, अगर कुछ पैसों के चलते इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया तो फिर जाने कब ऐसा रिश्ता उनकी बिटिया को मिल पाएगा। अपनी सीमित आय होने के बावजूद भी दयानाथ जी ने विनोद जी को आश्वासन दिलाया कि वो शादी के बाद कुछ समय में ही दहेज की सारी रकम जुटा लेंगे। दयानाथ जी के आश्वासन पर विनोद जी ने भी शादी के लिए हाँ कह दिया, लेकिन आशा की माँ को आशा के पिता के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने सरकारी दामाद की चाह में बड़े बड़े वादे कर दिए, इतने बड़ी दहेज की रकम जुटाने की बात कह दी जो कि उन लोगों की हैसियत से बाहर की थी। वह मन ही मन में बुदबुदाने लगी, लेकिन सबके सामने उन्हें कुछ बोलते ना बना। ठीक है भाई साहब, तो हमें इजाजत दीजिए, हम पंडित जी से मुहूर्त निकलवाकर जल्दी आप लोगों को बता देंगे। अच्छा ठीक है भाई, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, आज हमारी आशा बिटिया की शादी इतने बड़े घर में होने वाली है, वह भी लड़का सरकारी नौकरी में उच्च पद पर अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहा है। लेकिन जीजी, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि इतनी तो हमारी हैसियत नहीं है जितनी की लड़के वालों ने मांग की है, और मैंने तो आपको घर में ही समझाया था ना कि अपने हैसियत से बाहर जाकर शादी के लिए आप हाँ मत कहिएगा, लेकिन आपने तो बिना सोचे समझे इतने बड़े दहेज की रकम जुटाने की बात कह दी। भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? आशा हमारी एक लौती बिटिया है और आशा बिटिया की शादी के लिए मैंने बहुत कुछ जमा करके रखा है, और थोड़े बहुत रुपए पैसे की जो भी कमी आएगी वह मैं 1 साल के अंदर ही जुटाकर लड़के वाले को सौंप दूंगा, इसलिए तुम ज्यादा चिंतित मत हो। देखिए जी, कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। उन लोगों ने हंसी खुशी तो कह दिया कि आप 1 साल के अंदर सब कुछ चुका देना, लेकिन उनकी जबान का क्या भरोसा, क्या
लिखित में दिया है कि उन्होंने हमें 1 साल का समय दिया है। क्या पता वो शादी के दौरान ही इन सारे सामानों की मांग करने लगे तो हम ये सब कहाँ से चुका पाएंगे। अरे नहीं भाभी, आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। अरे वो लोग भी इंसान हैं और इतने निर्दयी बेकार लोग नहीं हैं कि वो कुछ भी उल्टी सीधी मांग करने लगेंगे। अरे भरोसा रखो उन पर। देखिए जिज्जी, आज के जमाने में ना किसी की जबान की कोई कीमत नहीं रह गई है। कौन कब पलटी खा जाए किसी का कोई भरोसा, कोई ईमान नहीं रह गया है। नहीं भाभी, ये तो गलत बात है। क्या आपको हमारे रिश्तेदारों पर भरोसा ना रहा? क्या मैं अपनी बिटिया की शादी किसी गलत घर में तय करने को कहूंगी? अरे मैंने बहुत सोच समझ कर ये रिश्ता बताया है आप लोगों को। वरना लड़का तो सरकारी नौकरी में है, उसे तो एक से बढ़कर एक लड़कियां और एक से बढ़कर एक घर मिल जाएगा। लेकिन मैंने अपनी बिटिया की भलाई सोची। मैंने सोचा कि हमारी बिटिया इतनी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी तो वह राज करेगी जीवन भर। जी, मैं आपको कोई दोष नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस आने वाले समय की चिंता कर रही हूँ। अरे बस करो भाग्यवान, अब तो बस शादी की तैयारियों में जुट जाइए आप। दयानाथ जी ने अपनी पत्नी को भरोसा दिलाया कि लड़के वाले ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब आशा के परिवार वाले जोर शोर से शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। जल्दी लड़के वाले के घर से फोन भी आ जाता है, वह शादी की मुहूर्त भी बता देते हैं। अगले महीने की 10 तारीख को ही आशा बिटिया और विशाल की शादी धूमधाम से होने वाली है। इतना कम समय सुनकर तो आशा की माँ बहुत चिंतित हो जाती है, लेकिन वहीं आशा के पिता बहुत खुश हो जाते हैं कि जितने जल्दी हो सके वो अपनी बिटिया के हाथ पीले कर दे और बिटिया खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाए। अरे इसमें खुश होने वाली क्या बात है? उन लोगों ने तैयारी के लिए हमें कितना कम समय दिया है। अरे अगले महीने की मुहूर्त निकालने की क्या जरूरत थी? क्या इसके बाद कोई मुहूर्त नहीं था? अरे शांति, तुम तो हर बात में बस समस्या ही ढूंढते रहती हो। अरे ऐसा क्यों नहीं सोचती हो कि जितने जल्दी हो सके हमारी बिटिया की शादी हो जाए और वह खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाए। हाँ भाभी, जरा सकारात्मक भी सोचा कीजिए, हमेशा आप नकारात्मक ही सोच लेकर बैठ जाती हैं। देखिए जीजी, इस रिश्ते के लिए शुरू से मेरे मन में न जाने कैसा अनजाना सा डर बैठ गया है। एक तो इन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज देने के लिए लड़के वाले को हाँ कह दिया है। अगर हम लोगों ने इतना दहेज नहीं दिया तो न जाने हमारी बिटिया के साथ क्या होगा। अरे क्यों नहीं देंगे, 1 साल के अंदर ही दहेज की सारी रकम हम चुका देंगे, तुम चिंता मत करो। और इतने रुपए खेती बाड़ी से नहीं कमा पाएंगे तो अपनी थोड़ी बहुत जमीन बेच देंगे। बस कीजिए, जमीन बेचने की बात मत कीजिए। अरे हम बेटी की शादी क्या जमीन बेचकर करेंगे? नहीं, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, हमारा एक बेटा भी तो है। अच्छा ठीक है, अरे शादी तो हो जाने दो, देखते हैं आगे क्या करना है। मैंने कहा ना कि रुपयों की व्यवस्था 1 साल के अंदर हो ही जाएगी। दयानाथ जी ने बहुत ही मुश्किल से अपनी पत्नी को समझाया और शादी की तैयारियों में जुट गए। धीरे धीरे 1 महीने कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला और जल्द ही शादी का समय भी आ गया। आशा भी अपने पिता की खुशी देखकर इस शादी से बहुत खुश थी और आशा ने भी खुशी खुशी अपनी शादी का जोड़ा तैयार करवाया। दयानाथ जी का घर शादी वाला घर था, वहाँ तो बस रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। दयानाथ जी की खुशियों का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे समय रेत की तरह फिसल गया और वह दिन भी आ गया जब आशा के आंगन में मंडप सजा हुआ था, बारात आ चुकी थी और जयमाला की रस्म भी हो रही थी। देखिए, विवाह की सारी रस्में तो संपन्न हो गई है, केवल सिंदूर दान रह गया है। अब वर वधु के मांग में सिंदूर भरे। ओम मंगलम। रुक जाइए पंडित जी। क्या हुआ मान्यवर जी? जब तक पूरे दहेज की रकम नहीं मिलती तब तक सिंदूर दान नहीं होगा। विनोद जी की बात सुनकर पंडित जी मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं। जितने भी औरतें थे, जितने भी बाराती थे, जितने भी घर वाले थे, बाहर वाले थे, सब हैरानी से विनोद जी की ओर देखने लगे थे। दयानाथ जी को तो जैसे मानो कांटे से खून नहीं, डर और बेइज्जती से उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, हाथ पैर कांपने लगे थे। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने आखिरकार विनोद जी से बड़ी ही विनम्रता से कहा, भाई साहब, मैंने वादा किया था ना कि कुछ समय में रकम दे दूंगा मैं, तो आप मेरा विश्वास कीजिए ना, धीरे धीरे करके मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। अभी माहौल को देखते हुए आप अपने आप को शांत रखें, इज्जत की बात है। दयानाथ जी की बात सुनकर तो विनोद जी गुस्से से और भड़क गए और उन्होंने दयानाथ जी पर गरजते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, ना ही मैं कुछ सुनने वाला हूँ। आपने कहा था कि आप दहेज की मांग पूरी करेंगे और फिर आप ही अपनी बात से पलट रहे हैं। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। अगर आपकी औकात नहीं थी दहेज की रकम देने की तो सरकारी दामाद भी मत ढूंढते ना। सरकारी दामाद बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। बेचारे दयानाथ जी विनोद जी के पैरों में गिर जाते हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक सिंदूर दान की रस्म तो नहीं हो सकती। भाई साहब प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इज्जत की बात है। पूरे रिश्तेदार, पूरा गांव, पूरा समाज ये सब तमाशा देख रहा है। मेरी बेटी की बड़ी थूथू होगी भाई साहब। अगर यह शादी रुक गई तो सब लोग मेरी बेटी के ऊपर लांछन लगाएंगे। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मुझे ज्यादा नहीं,
सिर्फ 10 दिन की मोहलत दीजिए। बेचारे दयानाथ जी विनोद जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, लेकिन विनोद जी तो इतने कठोर, निष्ठुर, निर्दयी हो गए थे कि वो उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि जब तक दहेज की पूरी रकम नहीं चुकाएंगे तब तक सिंदूरदान की रस्म नहीं होगी। बेचारी दयानाथ जी ने बहुत कोशिश की, गांव वालों से, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से कुछ पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की और लोगों ने कुछ रुपए देकर उनकी मदद भी की। बेचारे दयानाथ जी ने कुछ घंटों का समय मांगा और वह अपने शादी में आए सारे मेहमानों से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से कुछ रुपए उधार के तौर पर मांगे और जितने भी रुपए इकट्ठे हुए वो रुपए लेकर वो विनोद जी के सामने आ गए। जितने भी रुपए इकट्ठे हुए वो सारे रुपए वो विनोद जी को दयानाथ जी देने लगे। ये लो भाई साहब, अभी तो तत्काल में ये 50,000 रुपए इकट्ठे हो पाए हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बाकी की रकम मैं पाई पाई करके आपको लौटा दूंगा। बस सिंदूरदान की रस्म हो जाने दीजिए। ये नोटों के कुछ टुकड़ों से काम नहीं चलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ये शादी हो जाए तो बाकी के बचे हुए पैसे भी दे दीजिए। देखिए भाई साहब, आधे से ज्यादा रुपए तो मैंने दे ही दिए हैं, बस थोड़े रुपए तो बच गए हैं। प्लीज आप मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। इतने सारे रुपए एकाएक इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा भाई साहब, सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपको पाई पाई चुका दूंगा। एक काम कीजिए ना, अगर इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं तो जो खेत आपके पास है आप वो अभी के अभी हमारे नाम करिए, तब जाकर ये शादी होगी। विनोद जी की बात सुनकर तो दयानाथ जी सन्ने रह जाते हैं, क्योंकि एक खेत ही तो था उनके पास जिससे के सहारे वो अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। बेचारे दयानाथ जी सोच में पड़ जाते हैं, अगर उन्होंने खेत दे भी दिया तो उनका परिवार तो भूख में मर जाएगा, लेकिन इस समय तो अगर बारात वापस चली गई तो उनकी बेटी ऐसे ही रह जाएगी। बदनामी और बेइज्जती से तो पूरा परिवार ऐसे ही मर जाएगा। बेइज्जती से मरने से अच्छा तो कहीं भूख से मरना ही रहेगा। आखिरकार दयानाथ जी ने बहुत सोचा समझा और सोच समझकर फैसला लिया और पूरे गांव वाले के सामने अपना खेत अपने समधी जी के नाम करने की बात करते हैं। ठीक है, मेरी बेटी से बढ़कर ये खेत नहीं है मेरे लिए। आज मैं पूरे गांव वाले के सामने अपना जो जमीन है वह आपके नाम पर करता हूँ। अचानक से आशा मंडप से उठ खड़ी हुई, जो कब से अपने पापा को रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने होने वाले ससुर जी के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए देख रही थी। लेकिन आखिरकार कब तक वो अपने पापा को ऐसे बेचारा बने देखती, कब तक उन्हें रोता हुआ देखती। हर लड़की के लिए, चाहे उसके पापा अमीर हो या गरीब, एक सुपर हीरो होते हैं और आज आशा का सुपर हीरो किसी के पैरों में गिरकर रो रहा है, भीख मांग रहा है, उसकी इज्जत की भीख मांग रहा है, उसके बदनामी की भीख मांग रहा है। यह सब तो वह नहीं देख सकी। आशा गुस्से में खड़ी होकर जयमाला नीचे फेंकते हुए अपने पापा से कहती है, बस कीजिए पापा, बहुत हो गया। मैं खुद एक ऐसे परिवार में शादी नहीं कर सकती जहां मेरी कीमत पैसों से आंकी जाए। यह शादी अब नहीं होगी पापा। नहीं बिटिया तू वहीं बैठे रह। बिटिया ये शादी होगी बिटिया, तेरे पापा पीछे नहीं हटेंगे बिटिया, ये शादी होगी, तू वहीं बैठ जा। ऐसी गलती मत कर बेटा, मंडप से मत उतर। गांव में, समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। लड़की वाले हैं, अगर बारात ऐसे वापस चली गई तो 4 बातें तुम्हें ही सुननी पड़ेंगी बेटा। ये समाज सब कुछ जानता है और सब कुछ जानते हुए भी ये तुम्हारे अंदर ही खोट निकालेगा और यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। बेचारे दयानाथ जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और आशा लगातार अपने पापा के चेहरे को देख रही थी, क्योंकि दयानाथ जी के चेहरे पर बेबसी, बेचारापन, गरीब होने का दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो कि विनोद जी को दिखाई नहीं दे रहा था। बेटा तू शांत रह, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम बस चुपचाप मंडप में चली जाओ और वहीं जाकर शांत बैठ जाओ बेटा। बेटा मैं अपने खून का एक एक कतरा बेच दूंगा, लेकिन तेरी बारात वापस नहीं जाने दूंगा। तू शांति से बैठ जा बेटा, मैं हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप एक बार मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरी बेइज्जती ससुराल से कुछ दिनों में हमेशा के लिए वापस आने से होगी या फिर ये बारात वापस जाने से होगी? बेटी की बात सुनकर तो दयानाथ जी हैरानी से अपनी बेटी की ओर देखते हुए बोले, इसका क्या मतलब है बेटा? मतलब यह है पापा कि जब आपको इन लोगों की सारी सच्चाई पता चल ही गई है कि ये लोग कितने नीचे गिरे हुए घटिया इंसान हैं, इसके बावजूद भी आप इनके साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं, यह जानते हुए भी कि इस घटना के बाद मुझे पूरी जिंदगी उस घर में ताने सुनने को मिलेंगे। पापा ये बात मर्द ही कहते हैं ना कि मर्द औरतों के मुकाबले में कम बोलते हैं, कम ताने देते हैं। सोचिए पापा, जब ये मर्द होकर इतना बोल रहे हैं तो इनकी घर की औरतें कैसी होगी? वहाँ जाने के बाद मुझे सास
जेठ जेठानी सबकी बातें सुननी होगी। पापा, मुझे वहाँ सबके ताने सुनने होंगे, खून के आंसू रुलाएंगे ये लोग मुझे। पापा, वहाँ पर आने वाले कल के बारे में सोच मेरी आत्मा कांप उठती है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं पापा? इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। पूरा गांव यही तो है, पूरा समाज यही है, पूरे रिश्तेदार यही हैं, कहने सुनने वाले यही लोग होंगे ना पापा। और सब लोग देख ही तो रहे हैं कि कैसे कुछ पैसे के चक्कर में ये लोग इतने नीचे गिर गए हैं। पापा, क्या आप मुझे जिंदगी भर घुट घुट कर इन लोगों के साथ जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं? तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बेटी की बात सुनकर दयानाथ जी सन्ने रह गए। वह तो बस अभी अपनी इज्जत की खातिर, बेटी की इज्जत की खातिर इतना सब कुछ करने को तैयार थे, लेकिन बेटी ने तो उन्हें पल भर में दुनिया दिखा दी। अपने आने वाली जिंदगी के बारे में आशा के मुंह से ये सब सुनकर तो दयानाथ जी की आत्मा कांप उठी थी। जिस बेटी के लिए वो ये सब कर रहे थे, जब बेटी ही खुश नहीं रहेगी तो ये सब करने का फायदा ही क्या है? जाने कहां से जो अभी तक एक लाचार बेबस पिता था, उसके अंदर एक हिम्मत आ गई, एक ताकत आ गई। कुछ सोचते हुए दयानाथ जी ने तुरंत ही आशा का हाथ पकड़ के मंडप में ले गए। भाई साहब, अभी तक तो मैं एक बेटी का पिता बन के सोच रहा था। मैंने उस वक्त बस एक बेटी समझ के सोचा, लेकिन मेरी बेटी ने जब एक पत्नी, एक बहू, एक भाभी बनकर सोचा तो मुझे समझ में आया कि मेरी बेटी उसे दिखावे के अमीर जादव के घर में कभी खुश नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी की शादी गरीब घर में ही कर दूंगा, लेकिन ऐसा घर ढूंढूंगा जहाँ इज्जत की 2 रोटी मिले। और वैसे भी मेरी कोई बहुत इच्छा ही नहीं थी कि मुझे सरकारी दामाद ही चाहिए। मुझे तो बस एक समझदार, सुलझा हुआ, इज्जतदार परिवार चाहिए था अपनी बेटी के लिए। वह तो संजोग से आप लोग मिल गए और आपका बेटा सरकारी नौकरी करने वाला है, इसलिए आपके व्यवहार से मुझे लगा कि ठीक है, मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन आपकी असलियत तो मुझे आज पता चली। जाइए, शौक से जाइए अपनी बारात वापस लेकर, और जहाँ कोई दहेज देकर आपके बेटे को खरीद रहा हो वहाँ पर आप अपने बेटे को बेच देना। और वैसे भी विनोद जी, अगर मैं चाहूँ ना तो खड़े खड़े यही पुलिस बुलाकर दहेज का केस करके दोनों बाप बेटे को अंदर करवा सकता हूँ। लेकिन क्या है ना, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी ही काफी है। और मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि एक मरे हुए इंसान को और मारूं, क्योंकि आप जब बारात खाली वापस लेकर जाओगे तो तुम्हें खुद ही तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे रिश्तेदार ताने देकर मार डालेंगे। दयानाथ जी की बात सुनकर तो विनोद जी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। वह गरजते हुए, चिल्लाते हुए बारात लेकर वहाँ से वापस चले गए। लेकिन अब दयानाथ जी इतना तो समझ गए थे कि उनकी बेटी हंसी खुशी अपनी पूरी जिंदगी एक सरकारी दामाद के साथ ही नहीं, बल्कि एक सभ्य, इज्जतदार इंसान के साथ भी हंसी खुशी बिता सकती है। आशा बिटिया, आज मैं गांव में शर्मिंदा होकर नहीं, बल्कि अपनी छाती चौड़ा करके घूमूंगा कि मेरी बेटी इतनी समझदार और सूझबूझ वाली है। हाँ आशा बिटिया, हम बहुत ही भाग्यशाली माता पिता हैं जो तुम हमारी बेटी हो। अरे मैं क्या, अगर दुनिया की सारी बेटी ऐसी ही समझदारी दिखाए तो अपने माता पिता को कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगी बिना कारण के। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।